राइट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संवैधानिक विधि का। एलएलबी और लॉ की विशेष परीक्षाओं के लिए इसकी बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ आपसे पूछी जाती है। इसी क्रम में ये पहला वीडियो है, हम आगे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी स्टडी मिलने वाली है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में निहित हैं? तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग बा, यानी जो भाग 3 है, भाग 3 में है, इसलिए हम ऑप्शन बा को टिक करेंगे। निम्नलिखित में क्या संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनार्थ राज्य नहीं है? तो यहाँ पर क्वेश्चन से ये एक डिफिनीशन निकल रही है कि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है, ये बात याद रखेंगे। तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी क्या इसमें नहीं आता है? कोई राष्ट्रीयकृत बैंक इसमें आता है कि नहीं आता है? चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ आता है कि नहीं आता है? गृह कल्याण केंद्र क्या चीज़ नहीं आती है? तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी ये एजुकेशन से रिलेटेड है, इसका लीगल से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में क्या संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल नहीं है? तो कोई भी चीज़ राज्य में क्या नहीं शामिल है? तो राज्य में शामिल होने के लिए आप देखिए, केंद्र सरकार शामिल है, राज्य सरकार शामिल है, पटना विश्वविद्यालय शामिल है, कोई देवता इसमें शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यानी दा को हम टिक करेंगे। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रायोजन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। राज्य की परिभाषा चूंकि 12 में दी गई है, बार बार इस बात को मैं बता रहा हूं, तो इसमें से कौन सी चीज़ एक राज्य की परिभाषा में आएगी? तो कोई एक पार्टनरशिप फर्म जो कि पार्टनरशिप रखती है, भारतीय कंपनी एक्ट, कोई सहकारी समिति, ये तीनों चीज़ें नहीं आती हैं, ये बात याद रखेंगे। केवल भारतीय जीवन बीमा निगम इसमें आएगा, इसलिए ऑप्शन दा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का उद्देश्य है। 13 का उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या कहा गया है? तो मूल अधिकारों को सर्वोपरि बनाए जाने को सुनिश्चित किया गया है 13 के अंतर्गत, यानी ये बताया गया है कि फंडामेंटल राइट सबसे ऊपर हैं, इसलिए ऑप्शन आ सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के साथ साथ संविधान को पूर्व की असंगत विधियां हैं, तो मूल अधिकारों के अनुसार मूल अधिकारों के साथ संविधान की पूर्व असंगत विधियां, जितनी भी विधियां हैं जो फंडामेंटल राइट से नहीं मैच करती हैं, वो सारी की सारी शून्य मान ली गई हैं, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के 3 में विधि में सम्मिलित है। तो क्या क्या चीज़ें विधि में सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर कोई भी अध्यादेश, कोई भी आदेश, कोई विनियमन, सूचना, रूढ़ि, भारत की जनता के विवाद से सशक्त प्रथा, यानी कोई भी चीज़ जो भारतीय संविधान में विधि बनाती है, वो भारतीय संविधान में विधि के तौर पर मानी जाएगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आच्छादन का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आच्छादन का सिद्धांत है क्या? आच्छादन का सिद्धांत ये है कि कवर कर लेना है। कवर कर लिया गया है, किसको कवर कर लिया गया है? पूर्व की जितनी भी विधियां हैं उन सभी विधियों को कवर कर लिया गया है। यानी जब हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, तो जितनी भी विधियां इसके अगेंस्ट थीं वो सारी की सारी शून्य हो जाएंगी, और ये बात अनुच्छेद 13 में कही गई है, इसलिए ऑप्शन दा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आच्छादन का सिद्धांत लागू होता है किन पर? पूर्व विधियों पर लागू होता है, और संविधान विधियों पर, किंतु गैर नागरिकों पर। किन चीज़ों पर ये लागू होता है? तो यहाँ पर आप देखें कि किन चीज़ों पर लागू होगा, तो इसके लिए समस्त संविधानोत्तर और संविधान पूर्व विधियों पर यह लागू हो रहा है, ये बात पूरी कंप्लीट समझ में आ रही है, इसलिए ऑप्शन दा को हम सही करेंगे। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके पास है? तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार हमारा सर्वोच्च न्यायालयों के साथ सभी उच्च न्यायालयों के साथ पास है, जिसमें कि सभी न्यायालय इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। ये याद रखेंगे, न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। अभिकथन के तर्क के आधार पर विकल्प चुनें। विधि के समक्ष समता के सिद्धांत का अर्थ है कि समान परिस्थितियों में अंतर्गत समानता मौजूद होनी चाहिए। सभी प्राकृतिक उपलब्धियों और परिस्थितियों के अनुसार एक नहीं होते। तो आप बताइए क्या चीज़ें इसमें सही हैं या क्या चीज़ इसमें सही नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो चीज़ यहाँ दिखाई गई है वो ये है कि पहला कथन बिल्कुल सत्य है, और दूसरा कथन जो है वो समानता के आधार पर लागू हो रहा है, इसलिए पहले वाले कथन का वो विवरण है, इसलिए ऑप्शन आ इसका सही हो जाएगा कि दोनों कथन अलग अलग हैं, सही हैं, और ता आ का स्पष्टीकरण है, इसलिए ऑप्शन आ सही कर देंगे। नेक्स्ट है, संरक्षणात्मक भेदभाव किसके विचार से संवैधानिक तौर पर वैध है? तो संरक्षणात्मक भेदभाव, इसको हम रिजर्वेशन के तौर पर देखते हैं, जहां पर आप प्रोटेक्शन देते हैं, तो किसी को अगर प्रोटेक्शन दिया गया है
तो आप धारा 4 को याद रखेंगे, चाहे वो अनुच्छेद 15 हो या 16 हो। अनुच्छेद 15 और 16 में धारा 4 के तहत, उपधारा 4 के तहत कमज़ोर वर्ग, वर्ड यूज़ किया गया है कमज़ोर, और ये कमज़ोर कौन? सामाजिक और आर्थिक तौर पर कमज़ोर व्यक्तियों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये बात संविधान के तहत दी गई है, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है? तो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए विशेष अनुसंधान या विशेष प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करने को देता है? तो ये हमारा अनुच्छेद 15(3) है, जिसमें कि बच्चों के विकास के लिए विशेष नियम बनाए जाने की बात कही गई है। भारत का नागरिक जो कि किसी राज्य के अथवा लाभ के विश्वास पद पर आसीन है, किसकी सहमति के बिना किसी विदेशी देश से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी घुमा सकते हैं कि किसकी परमिशन चाहिए होगी विदेशी उपाधि स्वीकार करने के लिए। तो विदेशी उपाधि स्वीकार करने के लिए, विदेशी कोई डेजिग्नेशन, कोई पद स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में क्या मूल अधिकार नहीं है? हड़ताल करने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका है, समानता का है, धर्म की स्वतंत्रता का है। हड़ताल करने का अधिकार आपका अधिकार फंडामेंटल अधिकार नहीं है, इसलिए यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा आधार है जिसके आधार पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर समुचित प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं? तो अगर राज्य फंडामेंटल राइट्स पर कोई प्रतिबंध आरोपित करता है तो वो पब्लिक पॉलिसी के तहत आरोपित करेगा, जहां पर कि सामाजिक सद्भाव और शांति भंग होने की बात है, वहां पर आपको राज्य इस बात के लिए रोक सकता है कि आप अपने फंडामेंटल राइट का प्रयोग ना करें। भारत की किसी भी नागरिक की उपजीविका, व्यापार और कारोबार को संचालित करने का अधिकार है। तो ये अधिकार कैसा अधिकार है? इस अधिकार को अगर आप देखें तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, और इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारत के मूल नागरिकों के अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है, लेकिन आप याद रखेंगे 21A को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। किस मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होता, इसका निर्णय का अधिकार किसको है? तो कोई मूल अधिकार किसी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस बात को डिसाइड करने का अधिकार जो दिया गया है ये संसद को दिया गया है। संसद चाहे तो उस अधिकार को बना सकती है। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार सिखों को कृपाण रखने का अधिकार देता है? तो ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके तहत उन्हें अपने धर्म की स्वतंत्रता को, धर्म को फॉलो करने के लिए कृपाण रखने का अधिकार मिलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रबंध लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो मौलिक अधिकारों पर जब कभी भी प्रतिबंध लगेगा तो याद रखेंगे वो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार किस में दिए गए हैं? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। ऑप्शन द सही हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें निहित है? तो ये स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अब भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो संपत्ति का अधिकार है वह आपका लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किसके प्रति गारंटीड हैं, यानी किस व्यक्ति के प्रति इन अधिकारों को दिया जाना है? तो इन अधिकारों को भारतीय नागरिकों के लिए सर्वत्र दिया जाएगा, इसलिए ऑप्शन आ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि हमारा 32 का ए है, ये अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किन सीमाओं के अंतर्गत प्रतिबंधित है? तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार हमारा राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके तहत प्रतिबंधित है। वर्तमान समय में यद्यपि 21A1 में इसको पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट बनाया जा चुका है। भारतीय संविधान के किस भाग में मत देने के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो मत देने का अधिकार जो है वो हमारा मौलिक अधिकार के तौर पर जाना जाता है। इसे निर्वाचन को आप टिक नहीं करेंगे। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित मत देने का अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो निर्वाचन में मत देने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो रिट जारी की जाती हैं, ये बात आपको याद रखनी है।
समाजवादी चिंतक किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं? तो समानता का अधिकार बढ़ाने की बात आर्थिक क्षेत्र में की जाती है। समान कार्य के लिए समान वेतन, इसी की बात है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत लॉक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कब थे? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के मूल संविधान के हिस्से थे। भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को अब कैसा अधिकार माना गया है? तो ये अब एक कानूनी अधिकार है। मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? ये हमारा नागरिक अधिकार या राजनैतिक अधिकार या कानूनी अधिकार किस तरीके का अधिकार है? तो इसे हम राजनैतिक अधिकार के तौर पर जानते हैं, क्योंकि हमें पॉलिटिकल पावर मिलती है। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। 32(1) में है ये। मौलिक अधिकारों को संविधान और हृदय की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये बार-बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखेंगे। कौन सा अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा है? तो संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकारों को भारतीय संविधान में लिया गया है। ये कहाँ के अधिकारों से प्रेरित हैं? तो ये अमेरिका के अधिकारों से प्रेरित हैं, यानी अमेरिकी उपबंधों के अनुसार इसको लिया गया है। और अब संपत्ति के अधिकार का क्या, संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार क्या है? तो ये विधिक अधिकार है, इसको हम कानूनी अधिकार भी कह सकते हैं, ये याद रखेंगे। सूचना का अधिकार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो सूचना का अधिकार है वो 19(1)(a) के तहत निहित बातों को जानने का अधिकार के तहत आपको मिलता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति ये काम कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक अधिकार विधिक अधिकार बन गया है? तो ये संपत्ति का अधिकार है। ये याद रखेंगे कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार में बताया गया है। ये हमारा अधिकार अब 301 में आ गया है, 300(a) में, ये याद रखेंगे। नागरिकों के प्रशासन और भागीदारी में करने का अधिकार किस स्वतंत्रता में है? तो जहाँ पर नागरिकों का प्रशासन में भागीदारी करने की बात आती है, वो राजनैतिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है? तो मौलिक अधिकार सशस्त्र बल के सदस्यों को नहीं प्राप्त होंगे, ये बात अनुच्छेद 33 में कही गई है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्च न्यायालय में ले जा सकता है? तो ये 32 के तहत जा सकता है। और अगर ये मामला हाई कोर्ट पे कहाँ जाएगा? तो ये 226 होगा, ये बात याद रखेंगे। हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत जाएगा। मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? राजनैतिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? तो वे अधिकार जो राज्य सूची, समवर्ती सूची और समानता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, उन्हें हम अवशिष्ट अधिकारों की संज्ञा देते हैं। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो प्रारंभ में ये 7 थे। अब एक अधिकार जो संपत्ति का हट गया है, इसलिए वर्तमान में 6 अधिकार हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, इसको भी आप पीछे देख चुके हैं। जन सूचना अधिकार, पीपल राइट टू इन्फॉर्मेशन का राष्ट्रीय अभियान NCPRI, जो कि ये प्रैक्टिस बिल के पारित होने के लिए लॉबी कर रहा है, इसका उद्देश्य किसकी सहायता करना है? तो इसकी सहायता RTI सक्रियतावाद की सहायता है, जिसमें कि इन्फॉर्मेशन के आधार पर सूचना को प्राप्त किया जा सके। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो प्रवर्तन के लिए उपर्युक्त प्रक्रियाओं में उच्चतम न्यायालय में प्रस्तावित कर सकता है। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है, इसलिए ऑप्शन बा सही हो जाएगा। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रायोजन क्या है? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन हमारा लॉस्की का है। लॉस्की महोदय ने कहा है कि राज्य जब कानूनों की रक्षा करता है तो राज्य जाना जाता है। निम्नलिखित में क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार रखता है? ये डायसी का कानून है, जो डायसी के कानून के तहत अमेरिका में डायसी का जो रूल था, उसके तहत अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के लिए जाना जाता है। भारतीय मूल अधिकारों
की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय इनके संरक्षक माने जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है, तो ये भाग 3 में की गई है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, तो विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, ये बात याद रखेंगे। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की संरक्षक के तौर पर जानी जाती है। धर्म, जाति, वर्ण और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। ये किसको? केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, इसलिए ऑप्शन सा सही हो जाएगा। सार्वजनिक पद का मतलब क्या है? तो सार्वजनिक पद का अधिकार क्या है? इस अधिकार को समझना आप देखें तो आप जान जाएंगे कि ये नागरिक अधिकार है, क्योंकि सार्वजनिक पद पर हर नागरिक को चयनित होने का अधिकार है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला है, तो कौन से केस में मूल अधिकारों से संबंधित वाद आया था? तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में मौलिक अधिकारों से संबंधित एक वाद आया था। शिक्षा अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना है? तो ये 1 अप्रैल 2010 को जब से शिक्षा अधिकार लागू हुआ है, तब से इसे मौलिक अधिकार माना गया है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार बचा है, लीगल अधिकार बचा है। पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार कैसा अधिकार है? ये आपका पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार आपका नागरिक अधिकार के तौर पर माना जाता है, और ये आपके सामाजिक अधिकारों में आता है। संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार कैसा है? ये अब एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के संशोधन के तहत नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता कब मिली थी? तो ये बात जो कही गई, ये हमारी 42वें संविधान संशोधन में कही गई, और यहाँ पर ये बात कही गई कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अगर लागू करना है, तो वहाँ पर मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, या मौलिक अधिकार दबाए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों के पीछे कौन कौन से बल हैं? तो मौलिक अधिकारों के पीछे टोटल विधिक बल है, यानी लीगल है ये, इसलिए ऑप्शन आ सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में के लिए सीधे न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है? तो जो किसी भी उल्लंघन के कारण सीधे उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर करने की बात है, ये अनुच्छेद 34 की तहत आता है। मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति कुछ समय के लिए मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। मत देने का अधिकार हमें 18 वर्ष की आयु मिलता है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया गया है, तो कौन सा अधिकार पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया गया है? तो पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया जाने वाला जो अधिकार है, वो हमारा अस्पृश्यता का निवारण है, यानी अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित हैं, ये बात क्लियर है। भारत के राष्ट्रपति के आपातकाल अधिकार कहाँ से संविधान से लिए गए हैं? तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके अधिकार हमारे जर्मनी के वीमर रिपब्लिक गणतंत्र से लिए गए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। किस देश के संविधान को भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में सम्मिलित किया गया है? तो किस देश के संविधान ने भारत को भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने के लिए प्रेरित किया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिससे कि हमारे यहाँ के मूल अधिकार प्रेरित हैं। तो अगले उसको देखते हैं, प्राकृतिक अधिकार के प्रवर्तक कौन थे? कौन व्यक्ति था जो प्राकृतिक अधिकार का प्रवर्तक था? तो लॉक प्राकृतिक अधिकारों के प्रवर्तक थे। इसे हम नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी कहते हैं। नौकरियों, शैक्षिक सेवाओं में समाज के कमजोर वर्ग के आरक्षण हेतु केंद्र सरकार संविधान के कौन से अनुच्छेद को पारित करने की परमिशन देता है? तो यहाँ पर जिस अनुच्छेद के तहत आपका आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है, वो अनुच्छेद 16 है। चुनाव लड़ने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये हमारा राजनैतिक अधिकार है। भारत के मूल अधिकार किस अधिकार अधिनियम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो भारत में मूल अधिकार जो सुनिश्चित किए जाने की बात है, तो वहाँ पर आप देखें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा इस बात का अधिकार है कि हम मूल अधिकार पूरी तरीके से प्राप्त करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो हम इसे न्यायालय द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये यूएसए है, इसलिए ऑप्शन सा सही हो जाएगा। किस मौलिक अधिकार को निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि कुछ समय के लिए व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता, उसे नज़रबंद कर दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? तो जीवन का अधिकार आपका मौलिक अधिकार के तौर पर जाना जाता है। किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अधिकारी वर्ग क्या करता है? तो अधिकारी वर्ग प्रशासनिक, अर्ध सरकारी और विधायी कार्य करता है। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये हमारा
नागरिक अधिकार के तौर पर आता है, जहाँ पर कि हम राजनैतिक अधिकारों को पूरा करते हैं। वे अधिकार जो किसी सूची में सम्मिलित नहीं हैं, वे कैसे अधिकार हैं? वे अवशिष्ट अधिकार कहलाते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से प्रेरित हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित हैं। ऑप्शन बी इस संबंध में भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना है। तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा मानने वाला शख्स डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं, ये बात याद रखेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं कि अगर भारतीय संविधान की मर्म और आत्मा पूछा जाता है तो मौलिक अधिकार कहा जाएगा, और अगर मौलिक अधिकारों की आत्मा और हृदय पूछा जाए तो अनुच्छेद 32A आएगा। भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अधिक महत्वपूर्ण माना है? तो वो अनुच्छेद 42 है, जिसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ज़्यादा प्रभावी माना गया है। संपत्ति के अधिकार को सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? तो किस राजनेता का समय था जब संपत्ति के अधिकार को आपके मौलिक अधिकार से हटाया गया है? तो ये मोरारजी देसाई का शासनकाल था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देश के नागरिकों और विदेशियों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो जो अधिकार हमारे दोनों हैं, जिनमें कि विधिक अधिकार की बात आती है, तो विधिक अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, ये बात याद रखेंगे आप। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की अनुशंसा पर निलंबित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समता का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 14 है, इसलिए ऑप्शन द सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सर्वाधिक आलोचित भाग किसे कहा है? यानी भारतीय संविधान का सर्वाधिक आलोचित भाग जिसकी आलोचना की गई है वो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार को कहा है। मौलिक अधिकार का अभित्यजन किस देश द्वारा किया जाता है? तो अभित्यजन का मतलब है छोड़ देना, तो ये हमारा अमेरिका में किया जा सकता है, और इसलिए ऑप्शन बा सही हो जाएगा। मूल अधिकार का तात्पर्य क्या है? तो मूल अधिकार का तात्पर्य वे हैं जिन्हें कि देश के आदर्शों और लोकतंत्र की उन्नति के लिए देखा गया है, विधानमंडल के कानूनी क्रियान्वयन को मर्यादित करते हैं और संविधान की गारंटी और सुरक्षा देते हैं, इसलिए सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन द सही होगा। किस नीति निर्देशक तंत्र को प्रायः समाजवादी कहा गया है? तो जहाँ पर समाजवादी बात आती है वहाँ पर इक्वलिटी की बात आ जाती है, और ऐसे में ग्राम पंचायतों की स्थापना को हम समाजवादी नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, जिससे कि राज्य उत्तरदायी रहे और जनता की भलाई के लिए काम कर सके। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद को नीति निर्देशक तत्वों के साथ जोड़ा गया है? तो जो हमारा 42वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें अनुच्छेद 39 को नीति निर्देशक तत्वों के साथ जोड़ा गया, जिसमें कि ये बात बताने की कोशिश की गई कि नीति निर्देशक तत्व ज़्यादा प्रभावी होंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत संविधान के प्रारंभ में सम्मिलित मूल अधिकार में शामिल नहीं है? तो जो प्रारंभ में मूल अधिकार था वो सूचना का अधिकार प्रारंभ में हमारे लिए फंडामेंटल राइट के तौर पर सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन द को सही करेंगे। निम्नलिखित में सत्य क्या है? तो मौलिक अधिकारों का सूत्रपात 1213 के मैग्ना कार्टा से हुई, ये बात सत्य है। मौलिक अधिकारों की घोषणा 1995 में की गई, ये भी बात सत्य है। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग उठाई, ये सभी बातें सही हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की आलोचना किस आधार पर की जाती है? तो इसका कोई सामाजिक और आर्थिक महत्व नहीं है, स्थायित्व का अभाव है, इनमें संशोधन हो सकता है, महंगा उपचार है, आपको केस लड़ना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाता है। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन जो होगा मौलिक अधिकारों में वो हमेशा संसद के द्वारा हो पाएगा। राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है और संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होगा। तो ये बात याद रखेंगे कि संशोधन संसद द्वारा है, निलंबन राष्ट्रपति द्वारा है और संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा है। निवारक निरोध अधिनियम में कौन सा मौलिक अधिकार प्रभावित होता है? तो ये भ्रमण का अधिकार आपका निवारक निरोध अधिनियम से प्रभावित होता है, क्योंकि इसमें आपको एक विलफुली डिटेन किया जाता है। निम्नलिखित में निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए भेदभाव संविधान द्वारा वर्जित किया गया है। तो किस आधार पर? तो ये दोनों आधार धर्म और प्रजाति, लिंग और जन्म स्थान का है, इसलिए आबा दोनों हो जाएगा। भारतीय संविधान में नौकरियों के लिए समान अवसर का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो नौकरियों के लिए जो समान अवसर का प्रावधान है वो अनुच्छेद 16 के तहत किया गया है। समानता याद रखेंगे 14 में है, समानता का अधिकार 14 में है, नौकरियों में समानता 16 में है। भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा अधिकार परिकल्पित किए गए हैं?
कि दोनों अधिकार किए जाएँ, तो ये दोनों अधिकार माने गए हैं, दोनों अधिकारों को सुरक्षा दी गई है, इसलिए ऑप्शन सा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कि किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो समता का अधिकार जो है वो 14 से 18, ये बिल्कुल ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों सही हो जाते हैं। वो अधिकार हमारा 29-30 में नहीं है, यहाँ पर शिक्षा के अधिकार हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सा गलत हो जाएगा और ऑप्शन सा को हम टिक करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया, सही है। संपत्ति का अधिकार अब एक नैतिक अधिकार रह गया, यही बात गलत है, क्योंकि अब ये विधिक अधिकार है। नेक्स्ट है कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 में नहीं है? तो संघ बनाने, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संघ बनाने का, वृत्ति या उपाधियों का अंत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये अनुच्छेद 18 में है, इसलिए आपका ये 19 सही हो जाएगा। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती है, धारित ना की जा सकती है। तो ऐसे में कौन सी उपाधियां हैं जो आपके द्वारा धारित नहीं की जा सकती हैं? तो दीवान बहादुर, यानी जो आपके स्टेटस से संबंधित उपाधियां हैं वो आप नहीं ले सकते। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत माना गया है, तो छुआछूत अब पूरी तरीके से किसी भी व्यक्ति को कब माना जाएगा? तो ये तीनों कार्य छुआछूत के तहत आते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी गई है, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है? 21A में शिक्षा का संबंध है, बिल्कुल सही है। शिक्षा अधिकार अधिनियम को संसद ने 2008 में पारित किया है, ये बात थोड़ा-सा मुझे समझ में नहीं आ रही है, चूँकि ये 2010 में पारित हुआ है, इसलिए यही बात गलत हो जाएगी और ऑप्शन बा सही हो जाएगा। कौन से मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा स्वतः समाप्त कर दिया जाता है? तो अनुच्छेद 19 और 20 राष्ट्रीय आपात के समय स्वतः समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आपका स्वतः समाप्त होने वाली बात है और यहाँ पर स्वतः समाप्त होने वाले अधिकार नहीं हैं। कौन से अधिकार स्वतः समाप्त नहीं होते हैं, ये बात आपको देखनी है। तो यहाँ पर जो अधिकार स्वतः समाप्त नहीं होंगे वो अनुच्छेद सा है, यहाँ पर स्वतः समाप्त नहीं होते हैं क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है स्वतः समाप्त नहीं होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सा सही होगा। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 25 का संबंध हमारा धर्म के लिए वृद्धि के प्रयास से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे उम्मीद है आप इसे देख करके अपनी स्टडी को और मजबूत बना सकते हैं। अगले वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।